हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने टीजीटी 2006 का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था और 46 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, सूखी पट्टी की जाती है। सूखी पट्टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? सूखी पट्टी का प्रयोग रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है, या रोकने के लिए किया जाता है, या घाव पर दबाव डालने के लिए किया जाता है, या घाव को रोकने के लिए किया जाता है। तो किसी भी सूखी पट्टी का प्रयोग रक्त प्रवाह, जो रक्त बहता है, उसको रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है होगा। नेक्स्ट है, कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है? जब हम कोहनी या घुटने पर चोट लगने पर जो पट्टी का प्रयोग करते हैं वह उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, जो उसकी चौड़ाई होती है कितनी होती है? ये चौड़ाई पूछ रहा है। 7 सेमी होती है, 10 सेमी होती है, 5 सेमी या 6 सेमी? तो जो घुटने तथा कोहनी पर पट्टी बांधी जाती है उसकी जो चौड़ाई होती है या चौड़ाई वह 7 सेमी होती है। नेक्स्ट है, बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। जो बाहरी रक्तस्राव होता है, जैसे हमें चोट लग जाती है या कट जाता है तो रक्तस्राव बहने लगता है, तब क्या होता है? उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नुकीली पट्टियों का, या लंबी पट्टियों का, या गर्म सेक वाली पट्टियों का, या इनमें से कोई नहीं? तो बाहरी रक्तस्राव को रोकने के लिए लंबी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है और इनको लपेटकर रक्तस्राव को बहने से रोका जाता है। नेक्स्ट है, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी? जब हमें सिर पर किसी प्रकार का चोट लग जाए और रक्त बहने लगे, खून बहने लगे, तो कितनी पट्टियों का प्रयोग सर को बांधने के लिए या सर को लपेटने के लिए किया जाता है? 1 पट्टी का, 2 पट्टी का, 3 पट्टी का, या 4 पट्टी का? तो सर पर जब चोट लगता है और रक्तस्राव बहता है तो उसमें 2 पट्टियाँ लगती हैं, 2 लंबी पट्टियों को बांधा जाता है। नेक्स्ट है, परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। परिचारिका का मतलब होता है नर्स, या कोई भी गृहिणी हो सकती है, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी बालक हो सकता है जो किसी रोगी की रोकथाम करे या रोगी का उपचार करे या रोगी की देखभाल करे, उसको परिचारिका कहते हैं। परिचारिका कोई डॉक्टर, नर्स नहीं होती है, वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी नॉर्मल रोगी का उपचार करे, देखभाल करे। उसका उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? ज्ञान नहीं, स्वभाव। कोमल होना चाहिए या कठोर, या कोमल व हंसमुख, या इनमें से कोई नहीं? किसी भी परिचारक में या परिचारिका का गुण यह होना चाहिए या स्वभाव, और कोमल व हंसमुख होना चाहिए। कोमल और हंसमुख परिचारक ही या परिचारिका ही किसी रोगी का अच्छे प्रकार से देखभाल कर सकती है। नेक्स्ट है, गृह परिचारिका के कार्य हैं। गृह परिचारिका का मतलब होगा, घर में कोई रोगी है तो उसकी जो देखभाल करेगा वही गृह परिचारिका कहलाएगा। गृह परिचारिका के कार्य हैं। गृह परिचारिका के क्या कार्य हैं? रोगी को स्नान कराना, या रोगी को समय पर दवा देना, या रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, या सभी? तो गृह परिचारिका का कार्य यही होता है कि वह रोगी की देखभाल करे, उसको टाइम से दवा दे, खाना दे, और उसके रोगों की समस्त जानकारी डॉक्टर को बताए। नेक्स्ट है, परिचारिका को सभी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, या किसी का भी नहीं? तो परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त अपने अपने स्वयं स्वास्थ्य का देखभाल करना चाहिए या ख्याल रखना चाहिए। अगर वह स्वस्थ रहेगी तभी किसी का ख्याल रख सकती है। नेक्स्ट है, ड्रॉ सीट का अर्थ क्या होता है? यह रबड़ की चादर होती है, या बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर होती है, या रबड़ या मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो ड्रॉ सीट हुआ होता है जब हम अपने बेड पे, बिस्तर पे रबड़ या मोमजाने की चादर होती है उसको बिछाते हैं, जिससे बिस्तर गीला ना हो, पानी गिरने पर वह भीगे नहीं, और नीचे का जो नीचे का जो बिछाने वाला गद्दा है या चादर है वो गीला ना हो, खराब ना हो, इसलिए रबर या मोमजाने की ड्रॉ सीट या चादर बिछाई जाती है। और उसके बाद
रोगी या जिस व्यक्ति को उस पे लिटाना होता है या यूज करना होता है, यूज किया जाता है, बाद में उसको हटा के नॉर्मल चादर बिछा दी जाती है। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? अगर कोई व्यक्ति संक्रामक रोग से पीड़ित है, उसको कहाँ रखा जाता है? अलग कमरे में, मैदान में, बच्चों के कमरे में या बरामदे में? तो जो संक्रामक रोग होता है वह एक दूसरे से फैलता है या संपर्क के माध्यम से फैलता है। इसलिए संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को उस अलग कमरे में रखना चाहिए, जिससे संक्रमण दूसरे लोगों को न फैले। नेक्स्ट है, रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम और शांति मिलती रहे, या परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके, या इनमें से कोई नहीं, या लोग एक दूसरे को छू सके। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। रोगी को पूर्ण आराम और शांति मिल सके या परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके। तो इसमें प्रश्न में बस रोगी के बारे में बोला गया, ना कि संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति के बारे में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा आंसर है वह है रोगी को पूर्ण आराम और शांति मिलती रहे। नेक्स्ट है, ब्रेड बेड क्रैंडल का प्रयोग किया जाता है। यह बेड क्रैंडल क्या होता है? यह बेड पर बिछाने वाला एक बिस्तर होता है, नरम और गुदगुदा होता है, फुज्जीदार। ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, या हड्डी या टूट या जले रोगी के बिस्तर के लिए, या सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, या सया घाव वाले व्यक्ति के बिस्तर के लिए। तो जो बेड क्रैंडल होता है यह हड्डी टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो रिंग कुशन होता है यह सया घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए बिछाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सया घाव में किसका प्रयोग किया जाता है? गर्म पानी की थैली का, मोटी चादर का, या रिंग कुशन का, या बर्फ की थैली का? तो जो सया घाव होता है जिसमें रगड़ घटसर पड़ता है उसके लिए रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है। जब पैर की हड्डी टूटती है तो किसका प्रयोग किया जाता है? बेड क्रैंडल का, या फ्रैक्चर बोर्ड का, या उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो सया घाव के लिए रिंग कुशन, बेड कैंडल जले हुए रोगी के लिए या हड्डी टूट के रोगी के लिए, और फ्रैक्चर के लिए जो फ्रैक्चर बोर्ड होता है या हड्डी टूट या पैर हाथ की हड्डी टूटे या पैर की, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रैक्चर बोर्ड जो होता है इसको हाथ या पैरों में बांध दिया जाता है, जिससे जो हड्डियाँ होती हैं स्थायी टिकी रहती हैं, हिलती डुलती नहीं हैं। नेक्स्ट है, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आय व्यय का अनुमान लगाना, या व्यय अधिक करने की व्यवस्था, या कीमती वस्तुएं खरीदने का उपाय है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बजट का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है जो हमारी आय है और जो व्यय है, जो खर्चा है, उसका अनुमान लगाएं। आय कितनी है और व्यय कितना है, इसका अनुमान लगाना। नेक्स्ट है, सबसे अच्छा बजट होता है, सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है? आय का बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे अच्छा बजट तो होता है बचत। कोई भी बजट हम बनाते हैं तो उसमें बचत की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, बचत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह हमारे भविष्य के खर्चों में के कार्य आता है, भविष्य के कार्यों में उपयोग किया जाता है बचत को, और हमारी ज़िंदगी सरल और सुगम में बनती है बचत करने से। नेक्स्ट है, पारिवारिक बजट को परिभाषित करता है परिवार के सदस्यों का क्या? आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, या सभी? बजट प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, सभी। नेक्स्ट है, निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है। जो निर्धन वर्ग के व्यक्ति होते हैं, गरीब व्यक्ति, उनकी अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर व्यय कैसा होता है? अधिक होता है, समान होता है, या कम होता है, या प्रभावित ही नहीं होता? तो जो निर्धन वर्ग हैं उनकी अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन प्रतिशत कम होता है। नेक्स्ट है, बचत का सही विनियोग क्या है? जब हम बचत करते हैं तो कहाँ हम सही विनियोग करें? ब्याज पत्र खरीद ले, या ब्याज पर धन दे दे, या बचत पत्र खरीद ले, या कोई वस्तु खरीद कर रख ले, या बचत खाते में जमा कर दे? तो ये सारे बचत के ही विनियोग हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा होगा वह होगा बचत पत्र खरीदना। ब्याज पर धन देना यह ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होता है,
कोई वस्तु खरीद कर रखना, इससे कोई यह सिर्फ जैसे इससे कोई लाभ नहीं होता है फ्यूचर में। कोई भी वस्तु खरीद के रखने पे उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। बचत खाते में जमा करना, इस पे भी ज़्यादा ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन जो बचत बचत पत्र है यह टैक्स फ्री होता है और यह सबसे अच्छा होता है। बचत का सही विनियोग होता है बचत पत्र खरीदना। बैंक एक संस्था है। बैंक जो होता है वह कैसी संस्था है? सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था है या व्यावसायिक संस्था है या इनमें से कोई नहीं? तो बैंक जो होता है वह व्यावसायिक संस्था होता है। नेक्स्ट है, बचत का प्रमुख प्रयोजन है भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए या मनोरंजन के लिए या विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या सुख प्राप्ति के लिए। तो बचत बचत का जो प्रमुख प्रयोजन है होता है वह भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए होता है। बचत हम इसीलिए करते हैं कि हमें भविष्य में और आकस्मिक व्यय के लिए पैसे बचे रहें और हम उनका भविष्य में प्रयोग कर सकें, और कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है या आकस्मिक कोई कार्य पड़ता है तो हम उस धन का प्रयोग कर सके जो बचत करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट है, डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जाता है? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए? तो डाकघर में कोई भी आवर्ती जमा खाता 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष के लिए ही खोला जाता है। 5 वर्ष से कम का कोई प्लान ही नहीं होता है। 5, 10 और 15 वर्ष होता है डाकघर में, यही स्कीम चलता है। नेक्स्ट है, गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है? जब हम बैंक से या डाकखाने से गिफ्ट चेक लेते हैं तो उसकी न्यूनतम धनराशि कितनी होती है? 11 रुपये, 21 रुपये या 50 या 100 रुपये? तो इसकी जो न्यूनतम धनराशि होती है वह 11 रुपये से शुरू होती है और 11, 21, 51, 101, 201 ऐसे मतलब चलती जाती है। जितने राशि का आप धन ये चेक खरीद सकते हैं, लेकिन जो न्यूनतम धनराशि होती है वह 11 रुपये ही होती है। नेक्स्ट है, भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है आकस्मिक संकट में या सामाजिक प्रतिष्ठा में या मनोरंजन हेतु या राष्ट्रीय विकास कार्यों हेतु। जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं भविष्य निधि योजना या LIC जीवन बीमा निगम, तो उसमें जो संचित धनराशि होती है उसका प्रयोग, प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि उसका प्रयोग बैंक जो होता है किसके लिए करता है, किस में करता है? आकस्मिक संकट में या सामाजिक प्रतिष्ठा में या मनोरंजन हेतु या राष्ट्रीय विकास कार्यों में? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा राष्ट्रीय विकास कार्यों में प्रयोग होता है। और जब ग्राहक को ज़रूरत पड़ती है तो उसको दे दिया जाता है जब वह चाहे, फिक्स जो समय होता है उस समय या उसके पहले भी। लेकिन जो इसमें धनराशि इकट्ठा होती है, संचित होती है, इसका प्रयोग राष्ट्रीय विकास कार्यों में सरकार करती है। नेक्स्ट है, व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। व्यय को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? परिवार के सदस्यों की संख्या या परिवार का रहन सहन का स्तर या गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता या सभी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा सभी। नेक्स्ट है, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई या वार्षिक सफाई? तो घर की सफाई में सबसे महत्वपूर्ण जो सफाई होता है वह दैनिक ही होता है। दैनिक हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, बर्तन की सफाई करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धुलते हैं। सारी सफाई दैनिक में ही आती है और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, एक बार में मादा मच्छर कितने अंडे देती है? 100 से 50 बार, 100 से 500 बार या 50 से 100 बार या इनमें से कोई नहीं? तो जो भी एक मादा मच्छर होती है वह एक बार में 100 से 500 अंडे देती है। नेक्स्ट है, घर की सफाई का महत्व है। घर की सफाई का क्या महत्व होता है? इससे मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है या शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है या जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है या सभी? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह सभी होगा। घर की सफाई का सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि घर को साफ सुथरा देखकर हमारा मन स्वस्थ होगा। शारीरिक स्वस्थता के अंतर्गत हम अपने नहाएंगे धोएंगे, अपने कपड़ों को साफ रखेंगे और जीवन में आनंद की प्राप्ति भी होगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे, घर साफ सुथरा होगा तो हम खुशनुमा रहेंगे।
नेक्स्ट है घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या होती हैं। सफाई क्रम के अनुसार की जानी चाहिए या गंदगी कम की जाए या सफाई के लिए उचित साधन हो या सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसमें सभी होगा। घर की सफाई करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि गंदगी कम की जाए, कोई भी कार्य करें तो कम गंदगी फैलाकर ही करें, सफाई क्रम से की जाए। जो सफाई हम करते हैं तो वो एक क्रम से की जाए तो सही रहेगी और कम समय में हमारे काम आसानी से हो जाएंगे और सफाई के लिए उचित साधन भी हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा सभी होगा। जो इजी क्वेश्चन है उसमें मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो फर्नीचर में दरारें होती हैं, जब फर्नीचर बनता है तो उनमें जो दरारें होती हैं उनको भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पुटीन अथवा मोम का, लकड़ी का बुरादा, फेविकोल या लाख। तो फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए पुटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। जब हम अपने घर की सज्जा या सजावट करते हैं तो सबसे उत्तम सज्जा कौन किस प्रकार करें और उसके लिए क्या अनिवार्य हो। अत्यधिक मेहनत नहीं, सुंदरता नहीं, परिवार के सदस्यों की संख्या नहीं। जब किसी भी घर में उत्तम सज्जा के लिए, गृह सज्जा के लिए हमें अभिरुचि होनी चाहिए, हमें रुचि होनी चाहिए सजावट करने में या कार्य करने में, तभी कोई भी कार्य आसानी से होगा। और सौंदर्य का बोध होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम हमें अभिरुचि होनी चाहिए, हमें इच्छा होगी तभी हम किसी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। और सजावट में सौंदर्य का बोध अनिवार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध। नेक्स्ट है पाश्चात्य शैली के भोजन कमरे में आवश्यक हैं। पाश्चात्य शैली के भोजन कमरे में आवश्यक हैं। आसन तथा चौकियाँ, मेज तथा कुर्सियाँ, दरी, पटरी। तो जो पाश्चात्य शैली होती है या वेस्टर्न शैली होती है तो इसके लिए मेज तथा कुर्सियाँ ही होती हैं। और जो आसन और चौकियाँ होती हैं या पाश्चात्य शैली के अंतर्गत नहीं आती है, यह आती है भारतीय शैली के अंतर्गत। हम भारतीय इसे अपने भोजन कक्ष में या डाइनिंग टेबल के स्थान पे आसन तथा चौकी का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह कैसा हो, सजावटी हो, सस्ता हो, उपयोगी हो या नक्काशीदार हो। तो घरेलू फर्नीचर खरीदते समय सबसे जो आवश्यक ध्यान रखना होता है वह यह रखना होता है कि जो हमारा फर्नीचर हो वह उपयोगी हो। अगर उपयोगी नहीं होगा, सजावटी होगा, सस्ता होगा, नक्काशीदार होगा तो क्या मतलब जब हम उसको प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर जो है वह है उपयोगी हो। नेक्स्ट है फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए क्या किया जाता है। पानी में थोड़ी चीनी डालकर फूल को रखा जाता है जिससे वो ताज़ा रहे, या पानी में थोड़ा नमक डाला जाता है, या फूलदान को धूप में रखा जाता है, या फूलदान को छाया में रखा जाता है। तो किसी भी फूलदान जो होता है, कोई भी पॉट जैसे ये हुआ, इसमें फूलों को ताज़ा रखना है तो इस पॉट में पानी के अंदर थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इस पानी का 10 से 15% नमक डालेंगे। पानी के हिसाब से 10 से 15% नमक डालेंगे तो इससे जो फूल होगा वह ताज़े रहेंगे काफ़ी दिनों तक। नेक्स्ट है अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। जो हमारे कला का सिद्धांत है अनु असबल दो, अनुरूपता, संतुलन, बल, लय, दोहराव, उसमें जो अनुरूपता होता है जिसको एकता का नियम भी कहते हैं उसको किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं। रेखा से, आकार से, बनावट से या तीनों से। तो अनुरूपता को तीनों प्रकार से ही उत्पन्न किया जा सकता है, रेखा से भी, आकार से भी और बनावट से भी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह तीनों द्वारा होगा। नेक्स्ट है घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है। घर में गंदगी के लिए सबसे उत्तरदायी घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है चूहे तथा छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी या सभी। तो हमारे घर में गंदगी को चूहे तथा छिपकली भी फैलाते हैं, कॉकरोच भी फैलाते हैं, मच्छर भी फैलाते हैं, तो सभी होंगे।
नेक्स्ट है तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए। जो हम अपने पूजा घरों में या घरों में तांबे की वस्तुएं उपयोग करते हैं, उसको किससे साफ करना चाहिए? सिरका या नींबू से, नमक या सोडा से, साबुन या पानी से, या चूने द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सिरका तथा नींबू होगा, लेकिन आयोग ने इसका राइट आंसर चूने द्वारा माना है, इसलिए हमें आयोग के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसका राइट आंसर जो होगा चूना होगा। अगर ऑप्शन में चूना नहीं होता है तो सिरका और नींबू का प्रयोग सही मानेंगे। नेक्स्ट है फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए, सॉरी ये हो चुका है। नेक्स्ट है घर की सजावट से तात्पर्य है घर में फूलदान, तस्वीरें तथा खिलौनों आदि का प्रयोग करना, या घर में कीमती सजावटी सामान का होना, या कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना, या कालीन तथा पर्दे आदि का अधिकाधिक प्रयोग करना। हमारे घर में सजावट से तात्पर्य यही होता है कि हम कम समय में कम वस्तु द्वारा और अपने बुद्धि का प्रयोग करके, रुचि का प्रयोग करके और अपनी क्षमता का प्रयोग करके कम सामान में और कम समय में अपने घर को कलापूर्ण तरीके से सजा दें। तो इसका राइट आंसर जो होगा कमरे में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था करना। जो हमारे पास सामान है उसी का ही प्रयोग करके हम अपने घर को अच्छे से सजा दें। तो इसका राइट आंसर जो होगा यही होगा, कमरे में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। हमारे पास जो भी पर्याप्त साधन है उन्हीं का प्रयोग करके हम अपने घर को अच्छा बना दें, सजा दें। नेक्स्ट है सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं। जो सजावट के सिद्धांत के तत्व होते हैं वो 7 होते हैं और सिद्धांत जो होते हैं 5 होते हैं। तो जो तत्व होते हैं उसका ट्रिक है रेयान वर प्रथा। रेयान वर प्रथा, इस ट्रिक को अपना के हम आसानी से कर सकते हैं। रेखा, आकार, नमूना, बनावट, रंग, रिक्त स्थान। तो इसमें रेखा, आकार, नमूना, वर्ष, रेखा, आकार, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें गलत दिया हुआ है, सभी दिया हुआ है। रेखा, आकार, संतुलन, प्रभाव, यह तीनों ये हैं जो नहीं नहीं सही है, 1 मिनट। ये जो डिजाइन के सिद्धांत होते हैं वो 5 होते हैं और सबल 2। मैंने गलत ही इसको समझ लिया। सजावट के सिद्धांत के तत्व पूछ रहा है, सिद्धांत पूछ रहा है, इसके तत्व कितने हैं और सजावट के तत्व पूछता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। सजावट के सिद्धांत कितने हैं? तो सिद्धांत 5 हैं, अनुपात, संतुलन, बल, लय और दोहराव। तो इसमें अनुपात भी है, संतुलन भी है और प्रभाव, बल या प्रभाव जो भी है ये इसी में आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा सभी होगा। लेकिन जो सिद्धांत कला के तत्व होते हैं, कला के तत्व वो 7 होते हैं। रेयान वर प्रथा से उसको याद रखते हैं। यहाँ तत्व देके कंफ्यूजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कालीन की सफाई करनी चाहिए कड़े ब्रश से, मोटे ब्रश से, नर्म ब्रश से, फूल झाड़ू से। तो कालीन की सफाई जो करनी चाहिए वो नर्म ब्रश से ही करनी चाहिए। जो ब्रश हो नर्म हो, जिससे धूल धक्कड़ आसानी से झाड़ सके हम। 1 दर्जन केले का मूल्य 10.8 है तो एक केले की कीमत कितनी होगी? जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 0.9 होगा। 1 केले का मूल्य पूछ रहा है और 12 केले का, 1 दर्जन में 12 केले आते हैं तो 12 केले का मूल्य 10 रुपये 80 पैसे हैं। तो 10 रुपये 80 पैसे को 12 से भाग दे देंगे तो 1 केले का मूल्य निकल जाएगा, जिसका 90 पैसे होगा, या 0.9 में करेंगे तो 0.9 पैसे हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 या 100 मीटर या 10 डेसीमीटर या 1000 मिलीलीटर। यह तो पानी के माप है। इसका राइट आंसर जो होगा 1000 मीटर। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। नेक्स्ट है, यह प्रीवियस के क्वेश्चन है, अब पैटर्न बदल चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे टीजीटी में नहीं बनते हैं, लेकिन प्रीवियस का है तो हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गए। एक टिकट का मूल्य 1.8 है तो
1.8 था, तो 3 टिकटों का मूल्य कितना होगा? तो इसमें एक टिकट का मूल्य 1.8 है, तो 3 टिकट का मूल्य निकालने के लिए 3 से इसको गुणा कर देंगे। तो इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा 3 इसका जो मूल्य होगा 5.4 होगा। नेक्स्ट है, एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर तथा दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली है, तो उसकी दूरी कितनी होगी? तीनों को जोड़ देंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा इतना होगा। आप लोग इसे खुद सॉल्व करिएगा, जिससे प्रैक्टिस होगी और कुछ नॉलेज होगा आप लोगों को। वैसे ये इजी ही है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट है, 1 किलो चीनी का दाम 15 रुपये है, तो 4 किलो चीनी का दाम क्या होगा? इसे आप लोग सॉल्व कीजिए खुद से। अब इतना इजी क्वेश्चन आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे? नेक्स्ट है, एक जल जल एक यौगिक है। यौगिक का मतलब जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो जल एक यौगिक कहलाता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? H2O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। नेक्स्ट है, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। ये सब इजी क्वेश्चन है और रटने वाले हैं, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग शुद्धिकरण के लिए नहीं किया जाता है और ना ही जिंक ऑक्साइड का। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा पोटेशियम परमैंगनेट। और स्पेशली कुएं, तालाब के जल को ही साफ करने के लिए या बड़ी मात्रा में जल को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल को ही हम पीते हैं, तो वो कैसा होता है? वो खारा होता है या गंधहीन होता है? तो खारा पानी हम पिएंगे नहीं। स्वादहीन होता है या गंधहीन होता है तथा रंगहीन होता है? या मीठा होता है, रंग गंधहीन होता है या पारदर्शी होता है? तो इस ऑप्शन में जो सबसे अच्छा सटीक आंसर है वो होगा स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन। जो शुद्ध जल होता है मीठा नहीं होता है, मीठा तो बिल्कुल नहीं होगा। पानी का स्वाद स्वादहीन होता है, बिना स्वाद का है। स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन। इसका राइट आंसर जो होगा स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होगा। आज हमारे 94 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके आगे का क्वेश्चन कल के क्लास में सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू।